नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच ग्राउंड रिपोर्ट लखनऊ आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल जो उत्तर प्रदेश की धरती में है, या यूं कहिए पूरे देश में एक सेक्शन जिसे लगातार कह रहा है, बोल रहा है, मथ रहा है, वह यह कि क्या इन चुनाव में जो लोकतंत्र दांव पे लगा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन दांव पे लगा है, वह बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। क्या जिस तरह की धर्मांधता या हेट स्पीच का दौर चल रहा है, उसके बरक्स ज़मीनी मुद्दे खड़े हो पाएंगे या नहीं खड़े हो पाएंगे। और इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ख़ास अनुभव। जी हाँ, आज आपको सुनवाऊंगी दो अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों की कहानी, उनके विचार, और आप देखिए किस तरह से वे मिल रहे हैं और किस तरह से बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि यानी अलग बैकग्राउंड के होने के बावजूद उनका कंसर्न एक है। सबसे पहले चलिए मिलिए मेरे संग शिवमंगल जी से। शिवमंगल जी एमए हैं, पढ़े लिखे नौजवान रहे हैं। एक ज़माने में बहुत कोशिश की इन्होंने, सरकारी नौकरी की, नहीं मिली, और उसके बाद उन्होंने अपना पुश्तैनी कारोबार आगे बढ़ाया दूध बेचने का। रहते मोहनलालगंज में है, जो लखनऊ के पास है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ इलाका है, अलग लोकसभा सीट है, और आते हैं लखनऊ दूध बेचने के लिए। सबसे पहले देखिए वह शख्स जिनसे मैंने बात की थी 2014 में भी और 2019 में भी, और उस समय 2014 में मोदी भक्ति थी, और तब से लेकर अभी तक किस तरह से क्या परिवर्तन आए हैं और किस तरह से वे बहुत बेबाकी के साथ अपने विचार शेयर करते हैं और बहुत अहम मुद्दों पर ऐसे पहलुओं को छूते हैं जिन पर अक्सर ही टीवी चैनल हो, अखबार हो, डिस्कशन नहीं होता। सबसे पहले देखिए वे क्या कह रहे हैं कि उनके गांव का हाल क्या है। और हम दूध का काम करते हैं। नहीं, सपा और भाजपा की काफी टक्कर है, अच्छी टक्कर है। ये रिजर्व सीट है? हाँ, ये रिजर्व सीट है एससी कोटे की। जी, राम मंदिर का तो कोई फर्क ही नहीं है, और 5 किलो राशन भी कब तक देंगे। हर व्यक्ति तो यही कहता है कि 5 किलो राशन से थोड़े ना कुछ हो जाएगा, आजीविका थोड़े चल सकती है। मुद्दा हमारे यहाँ है सब बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 3-4 चीजों पे ही लोग वोट करेंगे। तो विपक्ष की तरफ से ही लोग कह रहे हैं कि हम विपक्ष को ही वोट करेंगे, पक्ष को नहीं करेंगे। तो देखिए बहुत दो टूक शब्दों में शिवमंगल जी ने बताया कि किस तरह से गांव में बुनियादी मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई का है, नौकरी नहीं मिल रही, और बहुत पूछने पर भी वह कहते हैं कि मोदी जी का कोई भाषण अच्छा ही नहीं है। हर समय वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, और इससे कैसे पेट भरेगा। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो कभी अपने भाषण में ये बोलते ही नहीं क्या महंगाई पे हम कुछ करेंगे, या शिक्षा अच्छी करेंगे, या बेरोजगारी खत्म करेंगे, या स्वास्थ्य के लिए कुछ करेंगे। तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं अपने किसी भाषण में। तो गाय भैंस और ये सब चीजें बोल रहे हैं, सब मंगलसूत्र लेंगे, ऐसी चीजें जैसे कि कोई अनपढ़ आदमी बोल रहा है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी, मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से। अब आइए सुनिए मेरे संग राजनीतिक विश्लेषक कवि अजय सिंह को, और देखिए वे किस तरह से, किस फलक पर मूल्यांकन कर रहे हैं 2024 के इन चुनाव का। और दरअसल ये चुनाव किस लिए अहम है, कौन से ऐसे जीवंत मुद्दे हैं जिन पर वह चाहते हैं कि इन चुनाव में फैसला हो। ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही निर्णायक चुनाव, संसदीय चुनाव होने जा रहा है, और इसमें फैसला इस बात का होगा या होना चाहिए कि जो भी लोकतंत्र या सेकुलर जो पॉलिटिक्स या जो भी सेकुलर ढांचा जो हमारे देश में अभी जो चल रहा है या जो बचा हुआ है, वह आगे भी बचा रहेगा कि नहीं।
यह एक प्रकार से हमारे देश के सर्वाइवल की लड़ाई भी है, जिसमें हमें अपने देश की पहचान को फिर से हासिल करना है। बल्कि ये कहा जाए कि जो हिंदुत्व फासीवाद की जो ताकतें केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ हैं, जिनकी सरकार चल रही है, उस सरकार के कब्जे से हमें अपने देश को बचाना है। तो देखिए, अजय सिंह कह रहे हैं कि यह देश के सर्वाइवल की लड़ाई है कि देश कैसे रहेगा, हिंदुत्व फासीवाद में तब्दील होगा कि नहीं होगा, बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। छोटी सी बाइट सुनिए नंदिनी की। हमें पढ़ना है, पढ़ के आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के कुछ बनना है अपने लिए, तो मंदिर बनाने का तो कोई तुक ही नहीं होता है। मैं इस बार ये सोच रही हूँ कि बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जैसे सभी लोग सोचें और इस देश को बचाना है, इस संविधान को बचाना है। जी हाँ, नंदिनी सफाई कर्मचारी समाज से आती हैं और देखिए वे किस तरह से साफ साफ शब्दों में यह बयान करना चाहती हैं कि दरअसल हम पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, देश के संविधान की रक्षा करने चाहते हैं। आइए फिर सुनते हैं शिवमंगल जी को। बहुत ही मार्के की बात कह रहे हैं वे दरअसल हम लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, द सो कॉल्ड मिडिल क्लास ऑफ इंडिया। वे कहते हैं कि जहाँ वे दूध बेचते हैं, जिन कोठियों जिन घरों में जाते हैं, वे सब इन मुद्दों से प्रभावित नहीं होते। उनको ना बेरोजगारी की चिंता है, ना ही उनको चिंता है महंगाई की। उन्हें तो बस भक्ति का रस चढ़ा हुआ है। उनके शब्दों में सुनिए यह तीखी मार। उनका मूड ज्यादातर सब भाजपा का दिखाई देता शहर में सब। इसकी क्या वजह लगती है? जी, इसकी वजह क्या, पढ़े लिखे भी हैं लोग लेकिन नहीं समझ रहे हैं, तो क्या किया जाए। महंगाई उनको अच्छी लगती है, उनके बच्चे नौकरी ना पाए वो भी अच्छा लगता है। हो सकता है उनके बच्चों को नौकरी मिल रही हो। जी कहाँ से मिलेगी, जब सारे बच्चे नहीं घूम रहे हैं रोड पे तो उनके भी घूमते होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो क्या आपको ये लगता है कि जो शहरी जनता है वो अभी भी बीजेपी के साथ है काफी? जी हाँ, जिन घरों में हम जाते हैं वहाँ तो यही देखते हैं कि लगभग 70% तो उन्हीं के साथ, बीजेपी के ही साथ दिखाई दे रहे हैं। और एक बहुत अहम सवाल जो हर बार मैं चाहती हूँ पूछना टटोलना, कि आखिर ये जो मतदाता हैं ये हमारे बारे में, हमारे पेशे के बारे में, मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं। इस बारे में जिस बेबाकी के साथ शिवमंगल जी ने बताया कि किस तरह से किनके भाषणों को सुना जाता है और उनके भाषणों को वे कहाँ सुनते हैं। उन्हें यूट्यूब चैनल एग्जैक्टली पता नहीं कि इन्हें यूट्यूब चैनल कहते हैं, लेकिन नेताओं में भी देखिए उत्तर प्रदेश के शिवमंगल सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं तेजस्वी यादव को, और उसके बाद राहुल और अखिलेश, और फिर प्रियंका के बारे में जो कहते हैं वो तो आप खुद ही सुनिए। सबसे अच्छा भाषण जी हमको तेजस्वी यादव का लगता है। बहुत अच्छा बोलते हैं और बिल्कुल सुचारू से उसी बिंदु पर बोलते हैं जिस पर बोलना चाहिए। बाकी कन्हैया कुमार, राहुल जी, प्रियंका जी तो ऐसे बोलती हैं जैसे कि अपने घर की बुजुर्ग महिला एक क्लास लगाए हुए हों, अच्छी तरह से समझाती हैं। ये चैनल जो आते हैं इनको क्या बोलते हैं साहब, हमको यूट्यूब चैनल, इनको खूब देखते हैं गाँव में। देख रहे लोग? हाँ जी, खूब देखते हैं लोग, घंटों बैठे रहते हैं, 2-2 4-4 लोग। अच्छा हाँ। तो वही मुझे लगा कि टीवी में तो आता नहीं ये सब। तो क्या अब टीवी नहीं देखते लोग ज्यादा? जी, टीवी तो बहुत कम ही देखते हैं, सही बात है। टीवी से अब नफरत भी होने लगी। और इसी क्रम में जो मीडिया पर वह कटाक्ष करते हैं वह भी बहुत खास है कि टीवी देखना तो अब बंद ही हो गया है। गांव में लोग टीवी नहीं देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। अब इसे आप कनेक्ट कीजिए कि पिछले 10 सालों में इस देश में यूट्यूबर्स की और यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स की जो संख्या बढ़ी है उसकी बहुत बड़ी वजह है कि द कॉरपोरेट मीडिया हैज़ बिकम अ गोदी मीडिया। आइए अब ज़रा देखते हैं क्या चिंता सता रही है अजय सिंह को। और जाहिर है कि जब हम अपने देश को बचाने की बात कर रहे हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश शामिल है। अब ये कितना हो पाएगा या कितना नहीं,
ये तो जाहिर है 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो आहटें मिल रही हैं, जो आहटें सुनाई दे रही हैं, वे बता रही हैं कि परिवर्तन की लहर न कहें, लेकिन परिवर्तन की इच्छा या ललक लोगों के बीच में है। और अब लोग यह बात करने लगे हैं कि बदलाव होना चाहिए। तो जो 2019 में जो बदलाव की बात या किसी अल्टरनेटिव की बात ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, वह 2024 में जिसे कहा जाए कि हमारे सामने वो चीज़ दिखाई दे रही है। और यह मुझे लगता है कि परिवर्तन की आशा, परिवर्तन की उम्मीद, परिवर्तन हो सकता है, यह इस चुनाव के दौर की खासी विशेषता है। और इसमें जो भी नतीजे आएँ, लेकिन वो नतीजे इस बात को बताएंगे कि जो लड़ाई है फासीवाद के खिलाफ, हिंदुत्व फासीवाद के खिलाफ, वह लड़ाई, और उस लड़ाई में वामपंथ को बहुत अग्रणी भूमिका निभानी है, जिसका अभी अभाव दिखाई दे रहा है। तो वो मुझे लगता है कि इस चुनाव के नतीजे वामपंथ के रिवाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और उन ताकतों के लिए जिनकी आस्था लोकतंत्र और एक लिबरल डेमोक्रेसी में है, क्योंकि इस दौर में लिबरल डेमोक्रेसी भी बनी रहे, यह भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस लिबरल डेमोक्रेसी की बुनियाद पर ही उन्हीं ताकतों ने हमला किया है जो इस लिबरल डेमोक्रेसी की बदौलत सत्ता में आए हैं। तो ये एक बड़ी एक वैचारिक लड़ाई भी है। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई ही नहीं है, यह वैचारिक लड़ाई भी है कि इस लोकतंत्र को और बुर्जुआ लोकतंत्र की अहमियत ऐसे दौर में, जब हिंदुत्व फासीवाद ने हर तरफ अपनी जकड़बंदी, कब्जा इतना मजबूत घनघोर कर रखा है कि आपको कहीं कोई रोशनी नहीं दिखाई पड़ती, ऐसी स्थिति में इस चुनाव में जो लड़ाई चल रही है, वह एक रोशनी, एक उम्मीद की एक किरण जगाती है। और मुझे लगता है कि यही इस चुनाव की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बदलाव के पक्ष में आवाजें जरूर आ रही हैं और वहीं से उम्मीद बनती है। ये जो सारे स्वर हैं और इनका जो विश्लेषण है, वह निश्चित तौर पर लोकतंत्र के प्रेजेंट क्राइसिस से दो हाथ करते हुए दिखाई जरूर देता है। शुक्रिया।